हमारा तो ऐसा सिस्टम था कि पिताजी के सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे। अब हमारा बेटा अरे यार करके बात करता है। पेरेंट रोते हुए आते हैं, बच्चे को हमारे डांट दीजिए, बच्चे को डरते हैं। अब पेरेंट गुडी गुडी करते हैं बच्चों को, क्योंकि पेरेंटिंग में दिक्कत है। पेरेंटिंग क्या दिक्कत है, जो पेरेंटिंग जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाइए, बच्चे को केयर करना जरूरी है, लेकिन बच्चे को हैंडीकैप ना करें आप। लेकिन जब तक उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो कैसे बच्चा आगे सीख पाएगा, कैसे समझ पाएगा। जिस शहर को टेक्स्ट बुक नहीं पता है, कुंजी से पढ़ रहे हैं, तो कैसे बच्चे होंगे, कौन सा कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, कहाँ जाएंगे। बहुत बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन जॉब्स नहीं। जॉब है, बहुत जॉब है, वो इस लायक नहीं बनते कि उनको जॉब मिल जाए। मैं तो रोज फेस कर रहा हूँ, मेरे पास सोर्स आते हैं, क्योंकि छोटे शहर में या गांव में टीचर नहीं रहना चाहता। सब चाहते कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ें। आपके अकॉर्डिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, टीचर स्टूडेंट का रेशियो। क्राउड होने के कारण जो क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। देखिए आप याद करिए, जब एक बार जब कंप्यूटर आने वाला था तो राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तब सब कहीं बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत विरोध हुआ, जिससे पूछे एआई सब खराब कर देगा, एआई सब खराब है। ये नैरेटिव है, ऐसा नहीं है, एआई नहीं खराब करेगा। सिर्फ क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर आपको अथॉरिटी मिले कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टॉप 3 चेंजेस आप कर सकते हो, क्या करोगे? ये आपने थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है। हर साल इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल कि क्या डिग्री के बाद उनके पास जॉब्स हैं? इंजीनियरिंग सब लोग करते हैं लेकिन जॉब्स बहुत लिमिटेड है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है बच्चों के सामने कि क्या इंडिया में पढ़ें या फिर बाहर जाके पढ़ें। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, विदाउट शुगर कोटिंग। वेलकम टू ड्रीम टॉक्स। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला। कैसे उधर? ओ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है, सब आनंद है। आनंद आनंद है। हाँ आनंद है। आप सर कहाँ के रहने वाले हो? मैं मूलतः प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के प्रमोद तिवारी जी हैं, अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। प्रतापगढ़ से हुआ? हाँ, प्रतापगढ़ जिले का नाम है और वहाँ पे एक तहसील है लालगंज अझारा, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, उसका गांव का नाम है पूरे गोविंद राम मिश्र। और हमारा जो गांव है उस अमेठी डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आप, अमेठी, हाँ, बहुत पॉपुलर है बिल्कुल, अमेठी, बिल्कुल। जहाँ से राजीव गांधी, राहुल गांधी, स्मृति बिल्कुल ईरानी। बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी गढ़ प्रतापगढ़ का का नाम? मेरा बॉर्डर है। मेरे घर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 60 किलोमीटर है। और लोगों का ऐसा कहता है, मेरे पिता भी कहा करते थे कि वहां तक विकास आते आते खत्म हो जाता था। अच्छा, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। क्यों खत्म क्यों हो जाता है? आ, था ही नहीं विकास। जैसे मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मैं तो प्राइमरी पाठशाला का पढ़ा हुआ हूँ, तो प्राइमरी पाठशाला की बिल्डिंग गिर गई थी, तो महुआ का पेड़ था, महुआ के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे हम लोग। गुरुजी आते थे, हम लोग ये कपड़े का बस्ता ले जाते थे। यहाँ कट्टा कहा जाता है बोरी को, हमारे यहाँ बोरी कहा जाता है। वहाँ तो कट्टा किसी और चीज को कहते हैं। हाँ कट्टा, यहाँ कट्टा कहा जाता है, वहाँ कट्टा तो उसे कुछ और। कहते हैं, हाँ कुछ और होता है। तो वहाँ तो उसी बस्ता में, उसे बैग को बस्ता कहते थे, ले जाते थे। और रूस की एक खास फूस झाड़ी होती है, उसको तोड़ करके अपना झाड़ू लगा लिया और बैठ गए आराम से बोरी बिछा करके, और गुरुजी तेज तेज पढ़ाते थे। उस सिस्टम से पढ़ के आया। और मैं जब पढ़ता था तो आई रिमेम्बर, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, लाइट नहीं थी उस समय, लाइट नहीं थी। जब प्रमोद तिवारी परिवहन मंत्री भी थे, प्रमोद तिवारी जब ऊर्जा मिनिस्टर हुए, तब हमारे गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। तब लाइट आई? तब आई ये 1989 में आई लाइट। और 1988 में 12th पास करके वहां से निकल लिया। फिर कहाँ गए? 12th पास किया तो बस वहाँ प्रतापगढ़, जौनपुर, अगर क्या आप रहने वाले हैं तो एक ही नारा एक ही काम, इलाहाबाद चलो तैयारी करो। इलाहाबाद चला गया और वहाँ पे तब बैराहना में डॉक्टर डी कुमार की कोचिंग थी, वंदना कोचिंग, वहाँ ज्वाइन कर लिया। सूर साहब फिजिक्स पढ़ाते थे और त्रिपाठी सर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे।
गऊ घाट के पास एक कीटगंज मोहल्ला, वहाँ रहते थे, साइकिल उठाते थे, चले जाते थे, वहाँ तैयारी करते थे। स्टूडेंट लाइफ कैसी थी सर आपकी? स्टूडेंट लाइफ बहुत बढ़िया थी, लेकिन हाँ, अब की लाइफ तब की लाइफ में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जैसे हम जब हमने बीएससी किया, एमएससी में एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में लिया और तिलक हॉस्टल में रहा। उसी हॉस्टल में अरविंद सिंह गोप रहते थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर हुए। राजा भैया, जिनका नाम सब बहुत जानते आते थे, ये हमारे सीनियर थे। तो हमारे पिताजी को तो यही नहीं पता था मैं किस क्लास में हूँ और कहाँ एडमिशन ले लिया हूँ, यही नहीं पता था। उसका उल्टा देखे, मेरा बेटा गया कोटा कोचिंग के इंजीनियरिंग के, तो मैं पीछे पीछे गया। हमारे बच्चे का छोटे वाले एक आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ बीटी का, तो मैं पीछे पीछे गया। ट्रांजिशन है ना ये? ट्रांजिशन है, बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, बहुत चेंज हो वो बढ़िया था, ये बढ़िया है। गया। देखिए, हर समय काल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर हमसे कोई पूछे कि हम तो, हमारा तो ऐसा सिस्टम था कि पिताजी के सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे। अब हमारा बेटा अरे यार करके बात करता है। जब मैं गांव में पहली बार, जो थोड़ा बहुत पैसा आया, पहले कोचिंग में पढ़ाता था बदायूं में, जो मैं था, पैसा आया तो मैंने गांव मकान बनाने की सोचा, यार गांव मकान बनाते हैं, नाम हो जाएगा। तो मैं लखनऊ गया आर्किटेक्ट के पास। आर्किटेक्ट कहा कि भैया एक मैप बना दो, बढ़िया सुंदर से मेरा घर बन जाए। तो उसने कहा कि अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? तो मैंने कहा मेरा गांव किनारे घर है, दोनों तरफ हमारी जमीन है, जमीन जमीन बहुत। कहे रिक्वायरमेंट बताइए। हम कहे एक रिक्वायरमेंट है बस। कहें बताओ। कहें मैंने कहा जो हमारे पिताजी नाराज हो जाएं तो हमें, तब मेरी सिस्टर थी, इस समय नहीं है, और मेरे भाई साहब को वो पकड़ ना पाए, हम लोग दरवाजों से निकल जाएं। तो हमारे घर में उन्होंने 4 दरवाजा किया। 2 वेस्ट है, एक एक जो है नॉर्थ साइड में है, एक ईस्ट में है, तो 4 दरवाजे हो गए। अब एक पंडित जी आए, कहे 4 दरवाजे तो यमराज के यहाँ होते, एक दरवाजा बंद करो। वो सिस्टम था। अब तो वो कहाँ सिस्टम है, बच्चे कहाँ, बच्चों को से पेरेंट्स खुद डरते हैं बच्चे को। मैंने तो प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आई हैव सीन। पेरेंट रोते हुए आते हैं, बच्चे को हमारे डांट दीजिए, बच्चे को डरते हैं, बहुत कौन डरते डरता हैं। थे? बाहु अब नहीं है। मैं तो इसके लिए बहुत बरेली में काफी जाना जाता था, चीफ डॉक्टर था, मैं तो मुर्गा ही बना देता, पनिश करता था। लेकिन अब समय बदल गया। मेरा बेटा जीआरए में पढ़ता था, तो एक बार क्या किया उसने, बदमाशी किया। हम गए तो मेरे बेटे ने बहुत शिकायत किया हमसे कि मैडम ने हमें पनिश किया है। मैं गया, वहाँ बैठा था, जैसे मेरा नंबर आया, बेटा बार बार हमें पिंच कर रहा था, पापा कहिए, पापा को ये शिकायत की। मैडम से कहा कि भाई ऐसा करो, जितना मार सको इसे मारो, हम्म, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम्म, लेकिन सही से रहे। लेकिन अब पेरेंट चेंज हो गए। अब पेरेंट गुडी गुडी करते हैं बच्चों को, क्योंकि पेरेंटिंग में दिक्कत है। पेरेंटिंग में क्या दिक्कत है, जो पेरेंटिंग जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट पेरेंट बेस्ट है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा स्ट्रिक्ट पेरेंट बेस्ट है ना। पेरेंटिंग की एक टेक्निक होती है ना। बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाइए, बच्चे को केयर करना जरूरी है, लेकिन बच्चों को हैंडीकैप ना करें आप। बच्चों को केयर करें, बच्चों को सारी फैसिलिटी दें। आप ये बताइए कि भगवान राम तो राम थे, राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के यहाँ क्यों भेज दिया? भाई वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ के आश्रम क्यों भेजा? कि जाके वहां ये सीखेंगे। तो गुरु वशिष्ठ के पास जब गए तो भगवान राम लक्ष्मण सबको, भरत शत्रुघ्न को नीचे सोना पड़ा। ये ट्रेनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि सारी फैसिलिटी दे दिया डे 1 से, फैसिलिटी दीजिए, उसे एंजॉय कर लीजिए, लेकिन जब तक उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो कैसे बच्चा आगे सीख पाएगा, कैसे समझ पाएगा? ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत। आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है या फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों के लिए? हम तो, जैसे मैं बताऊं आपको, हो सकता है लोग मेरी बात से एग्री ना करें, किसी किसी चीज को बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगता है यहाँ पे। जैसे पेरेंट्स चले गए टीचर के लिए कि इनको पनिश मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किया, नहीं पनिश करिए, ये करिए वो करिए, इससे क्या हो, मामला खराब हो गया। कोई एक गलती कर दिया होगा टीचर, मैं नहीं कहता हूँ किसी से हो गई होगी गलती, ऐसा थोड़ी कि सारे गलत हो जाएंगे। भाई हम तो, हम भी, हमें पनिश किया है टीचर ने। हमें तो 9 में थे तो बेहक डंडा से मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, और मेरे बहुत खड़े कर बहुत पिटाई की। घर गया, घर पे बताया अपनी, मैं अपनी मदर को अम्मा कहता हूँ, अम्मा से बताया 2 थप्पड़ और लगाई मेरी माता जी। कहीं नहीं नहीं नहीं, वो जो किए सही किए होंगे। आजकल पिताजी छोड़िए, माँ पहले पहुंच जाएंगी। हाउ डेयर दैट यू, आपने पनिश कर दिया हमारे बच्चे को। ये गड़बड़ बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्या करता है, फिर नुकसान करता है।
सर स्टूडेंट्स चेंज हुए हैं आपको लगता है, या फिर ये सिस्टम चेंज हुआ है? स्टूडेंट देखिए, सिस्टम भी चेंज हुआ, स्टूडेंट चेंज हुआ, और फिर मैं कहूँगा ये शुरुआत घर से हुई। घर में जो है ना, जैसे अब थोड़ा सा हमारी बातें कड़वी हो जाएंगी, घर में क्या हुआ ना, इसके लिए जिम्मेदार अगर देखें प्रथम दृष्टया प्राइमरी लेवल पे देखें तो माँ बाप जिम्मेदार है इसके लिए, माता पिता। मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं दो बच्चों का पिता हूँ। तो जब मेरे बच्चे जीआर में पढ़ने लगे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है वहाँ बहुत नज़दीक हूँ। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है, वहीं कबीर रहे, वहीं रसखान रहे, वहीं रहीम रहे। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे बगल के रहने वाले हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को मैंने पढ़ा, कालिदास को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद पढ़ा, पूस की रात मैंने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा। तो हम कहे ये अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो इनका तो संस्कार में दिक्कत होगी। संस्कृत तो चली गई, हिंदी उसे संस्कार में गड़बड़ हो गया। तो हमने एक टीचर लगाए, सर से रिक्वेस्ट किया, सरस्वती सुषमन पढ़ाते थे। हम कहे सर आप मेरे यहाँ आइए, हमारे दो बच्चे हैं, हम जो यथासंभव है आपको दक्षिणा दूंगा, फीस दूंगा, आप इनको पढ़ा दीजिए। कहे पढ़ाना क्या है? हम कहे कुछ नहीं पढ़ाना, इनको ये पढ़ाना है कि रामचरितमानस की चौपाई पढ़ाना है, श्लोक पढ़ाना है, इनके संस्कार बने रहे। क्योंकि इनके संस्कार नहीं बनेंगे तो बुढ़ापा मेरा खराब जाएगा, चाहे जितना बढ़िया पढ़ के चले जाएंगे। तो वो आते थे तो मेरा सख्त इंस्ट्रक्शन था बच्चों के लिए, जैसे सर आए बाहर खड़े रहोगे, बिल दोनों लोग जाओगे, उनको घर के अंदर लाओगे, उनको प्रणाम करोगे, पहले उनको चाय पानी पूछोगे, फिर वो पढ़ाएंगे, फिर जाने लगेंगे, तब भी दोनों हाथ से पैर छूना, और जब चले जाए उनकी मोटरसाइकिल चली जाए तब तुम अंदर आके बैठना, उसके पहले नहीं। ये तो हमारा कर्तव्य है ना। अगर ऐसा हम करेंगे तो वही तो बच्चा जाके जो स्कूल में जा रहा है, बच्चा स्कूल जाएगा, वही समाज में जाएगा, वही विश्वविद्यालय में जाएगा, तो यही कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएगा, यही तो लेके जाएगा। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो बच्चा क्या लेके जाएगा? ऑब्वियसली। टीचर क्या करेगा? समाज क्या करेगा? ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ये तो सर आपने पेरेंटिंग की बात करी, बच्चों की बात करी, अब आते हैं हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपके अकॉर्डिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे अनुसार अगर कोई पूछे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक अभी द हिंदू पेपर में पढ़ता हूं, तो एक अभी निकला था, उन्होंने कहा था स्टेम के बारे में बात की थी, स्टेम के बारे में बात की थी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बहुत बढ़िया बात की थी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, टीचर स्टूडेंट का रेशियो, या आप कहिए क्राउड होने के कारण जो क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। टीचर्स की बात कर रहे हो? हाँ, टीचर्स बात कर रहा हूं मैं, जो क्वालिटी डिलीवर करनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। अब ये हर जगह धीरे धीरे पहुंचता चला जाता है। एक मैं आई विल गिव यू वन एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल, वो रियल एग्जांपल है। हमारा बेटा यहाँ से हाई स्कूल किया, छोटा वाला, तो मैंने डिसाइड कर लिया था बरेली में नहीं पढ़ाना है मुझे, बरेली में नहीं नहीं पढ़ाना, ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन नहीं करना, नहीं ग्रेजुएशन तैयारी करना था हाई स्कूल के बाद। तो हम कहे बरेली में नहीं कराना है क्योंकि मुझे अनुभव थे। हम कोटा चले गए एलएन में। एलएन में मैं गया तो पहले एलएन के बारे में जो सुनता था तो मैं बहुत, मेरी गलत धारणा थी। जब मैंने उनका सिस्टम देखा आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। अच्छा था या बुरा था? बहुत बढ़िया सिस्टम। तो हमने बेटे का एडमिशन करा दिया। अब भाई 1 डेढ़ महीने बाद जो यहाँ का बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छे में गिनती होती थी, वो परेशान होने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, हमें कुछ नहीं आता, हम ऐसा है वैसा है। अब मैं परेशान हुआ, यहाँ मिसेस को वहां भेज दिया, बात करूँ तो मैं भी परेशान हुआ कि यार मेरा गलत डिसीजन हो गया, क्या हुआ। तो रीजन में क्या पाया, गोरखपुर से कुछ बच्चे आए थे जिनकी स्कूलिंग हुई थी गोरखपुर से, और उनके साथ पेरेंट्स नहीं आए थे। एक का नाम था आशीष पांडे, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, 3-4 बच्चे थे। वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, इससे बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये गोरखपुर में कौन सी पढ़ाई होती है भाई, और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा स्कूलिंग सिस्टम में दिक्कत है। देखिए, रट के नंबर लेवाना एक कला होती है, नॉलेज डिलीवर करना, उनको समझाना, कंपटीशन क्वालिफाई करना दूसरी आर्ट होती है। मैं
97 में बदायूं डिग्री कॉलेज में आया, NMS दास पीजी कॉलेज वहाँ पे आया। तो BSc में पढ़ाने लगा, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से वहाँ आया था। तो वहाँ हमने एक बुक लगवाई, डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस बाई गोरख प्रसाद, टेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उनके बेटे थे डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, जो IIT रुड़की में प्रोफेसर, तब तो रुड़की यूनिवर्सिटी होता करती थी, उन्होंने रिवाइज किया, बहुत अच्छी बुक है। पूरे मार्केट में बुक ही नहीं। तो मैंने पूछा भाई कौन सी बुक पढ़ते हैं, पता लगा PN चटर्जी पढ़ते, कुंजी सोल्यूशन वाली। तो वो बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, कैसे स्टप जाएगा। हम कह रिजल्ट कितना रहता है BSc का, तो कहीं अरे यहाँ रिजल्ट 99%, 92%, 90% रहता है। और तब की बात कर रहा हूँ, इस समय प्रेजेंट समय में क्या है मुझे नहीं पता है। तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन 3 यूनिवर्सिटी में जानता हूँ रिजल्ट फर्स्ट ईयर का 14%, 13%, 11% हुआ करता था। सी द डिफरेंस। ये है हमारी दिक्कत। जहां पे गोरख प्रसाद डिफरेंशियल टेक्स्ट बुक को नहीं पता है, जिस शहर को टेक्स्ट बुक नहीं पता है, कुंजी से पढ़ रहे हैं, तो कैसे बच्चे होंगे, कौन सा कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, कहां जाएंगे, कैसे क्या करेंगे वो। तो ये हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, ये अनफॉर्चुनेट है, ये मतलब दुर्भाग्य है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो है सही डायरेक्शन पे नहीं, स्टूडेंट के लिए मैं अगर मुझसे कोई सलाह ले, बीइंग प्रोफेसर इस फील्ड में बहुत दिन से हूं, मुझसे करा कि बहुत सीनियर से सीनियर प्रोफेसर को जाकर के छोटे क्लास पढ़ाना चाहिए, छोटे क्लास पढ़ाना चाहिए। तो वहां से क्या हुआ, उसका बेस मजबूत हो जाए, उसकी बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर कोई दिक्कत ना हो। और लड़का सब बच्चे अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ इनवर्टिस का पढ़ा हुआ बच्चा IAS है, वैभव सिंह, हमारे यहाँ के बच्चे गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में, एसेंचर में, एमडॉक्स है। हमारा ब्रदर इन लॉ IIT प्रोडक्ट है, उसके सीनियर ही इनवर्टिस का पढ़ा हुआ बच्चा है। आप कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इस पे बहुत कुछ मायने रखता है। अरे भाई BHU क्यों अच्छा है, क्यों लोग नाम लेते हैं, IITs नाम क्यों लेते हैं, NITs का नाम क्यों लेते हैं, IIITs नाम क्यों, ऐसी क्या खासियत है। आप उनका देखिए, सिस्टम देखिए, मॉडल सिस्टम देखिए। कि मेरा बेटा जुलाई में गया, मैं बहुत चाहा कि IIT बॉम्बे से आ जाए, एक दिन के लिए घर आ जाए, नहीं आ पाए। होली की एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी। यहाँ दीपावली आ गया तो चले जाइए, होली आ गया चलो, ये गंगा स्नान आ गया वो चले आइए। तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो करना पड़ेगा कि सर अब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। बताइए। बहुत बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत करते हैं, हाँ सही है, लेकिन जॉब्स नहीं है। जॉब है, बहुत जॉब है, वो इस लायक नहीं बनते कि उनको जॉब मिल जाए। मैं तो रोज फेस कर रहा हूं, मेरे पास सोर्स आते हैं, कंपनीज हैं, जॉब हैं। वो इस मैं वही बात कह रहा हूं ना कि बच्चे जो पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहे। आप ये बताइए, कोई बच्चा SRCC से पढ़ा, श्री राम कॉमर्स कॉलेज दिल्ली से पढ़ा, ठीक है, उसको तुरंत प्लेसमेंट हो जाता है BCom से। कोई बच्चा धौरा टांडा आटा माटा नखटिया नरियावल से पढ़ा, उसका नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो सिलेबस हमारा होना चाहिए, जो एक्सपोजर होना चाहिए, जो इंडस्ट्री को चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं। मैं सर एक स्टेट्स आपसे शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट हर साल इंडिया से 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग करते हैं। और अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो लगभग 2 से 3 लाख बच्चों की कोर जॉब्स हाँ, मिलती अरे है। सर्वे भी है इस पे कि बच्चे हैं ही नहीं जॉब लायक। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? मैं एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम्स देखो, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कॉलेजेस नहीं, हर साल कॉलेजेस आप देखो लिस्ट। नहीं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप देखें तो जो कोर ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस जैसे सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल, इनको सरवाइव करने की दिक्कत हो रही है, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो रही है, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं कॉलेजेस। हाँ, वो इंडस्ट्री के माइंडसेट को पढ़ नहीं पा रहे हैं कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या, इंडस्ट्री को चाहिए क्या। अब क्या नया पैटर्न आ गया है, जो MNCs हैं वो क्या कर रही हैं कि कॉलेजेस से टाई अप कर ले रही हैं कि हमें भाई उन्होंने बता दिया ये ऐसे आप डिजाइन करा लीजिए सिलेबस के, ये पढ़वा दीजिए, इस तरह के हमारे बच्चे चाहिए। वो थर्ड ईयर में ही क्या करते हैं, इंटर्नशिप के लिए वहां से हायर कर ले लेते हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है भारतीय विद्यापीठ पुणे से B.Tech है, थर्ड ईयर में ही उसको इंटर्नशिप लग गई, पेड इंटर्नशिप लग गई।
उसके बाद उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, चला गया। तो आपको जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर सिलेबस डिजाइन नहीं किए, अलाइन नहीं किए, तो इंडस्ट्री लेगी क्यों? जैसे आप है, मान लीजिए, मान लिया आप बिजनेसमैन है, आपको कैसा आदमी चाहिए? होशियार चाहिए, भीड़ चाहिए? आपको होशियार आदमी चाहिए जो आपके काम का हो। आप एक पोस्ट के लिए निकालिए, 50 सीवी आ जाएंगे, आपके काम का एक आदमी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। या तो इसको फिर गवर्नमेंट रोके कि भाई हम एडमिशन ही नहीं देंगे, ये कर दे। वो संभव नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को लिटरेसी बढ़ानी है, भाई इतने ग्रेजुएट निकले, पढ़े लिखे भी हों, उनके सामने दिक्कत है। तो ये जब तक इंडस्ट्री नहीं आएंगी ढंग से, भाई हम अभी एक जगह बात कर रहे थे तो एक साहब बताए कि धनबाद का नाम सुना होगा, बिहार के पास है। हाँ, आईएसएम धनबाद, वहां तो आईआईटी धनबाद हो गया। वहां से हर साल 20-25 बच्चों का एक जत्था, जैसे वैष्णो देवी जाता है, पुणे जाता है। तो ट्रेन में बैठे थे, कहीं क्या करने जाते हैं, कहीं पुणे जा रहे हैं, क्या करने, पढ़ाई करने जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता बीसीए में एडमिशन लेंगे, बीएससी आईआईटी में क्या लेंगे, वहां जाके देखेंगे, वहां एडमिशन ले लेते हैं जहां मिल गया, जहां मिल गया। वो वहां चाहे बीएससी कर ले, चाहे बीसीए कर ले, चाहे इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलता है उनको, बढ़िया इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। तो प्रॉब्लम कॉलेजेस में है, बच्चों में नहीं। नहीं, बच्चों में नहीं है, बच्चों में नहीं है। कॉलेजेस अगर एफर्ट नहीं करेंगे, अब जैसे देखो पुणे है, पुणे की इन्वायरमेंट, पुणे में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो वहां बच्चे क्या करते हैं, इंडस्ट्री के माइंडसेट को समझ जाते हैं कि इंडस्ट्री वाले ऐसा चाहिए, इंडस्ट्री को ऐसा चाहिए, तो उसी के अनुसार वो तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब मानते हो ये बिजनेस चल रहा है किस चीज का? कॉलेजेस का? कॉलेजेस का? मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हाँ हूँ हाँ, कि मतलब नहीं कि आप देखिए, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, मुझे मतलब नहीं उसे स्किल्स देना है नहीं देना है, नहीं सब खुद उनकी, से नहीं एफर्ट्स नहीं नहीं देते आप एकदम से, उनकी उनकी मजबूरी भी है। जैसे मैं बताऊं, सर, लेकिन एफर्ट्स दें अगर मैं कॉलेजेस। मैं बता रहा हूं आपको, एक और उदाहरण देता हूं। मैं गांव से जब पढ़ के निकला तो मैंने सोचा अब आने वाले समय में सारे बच्चे यहाँ से निकल जाए। मैं निकल गया तो निकल ही जाए, हमारे भतीजे वगैरह जो हैं छोटे छोटे हैं। तो मैं गया तो वो क्या किया, हमने क्या किया, कहीं यहाँ बगल में पब्लिक स्कूल खुल गया है, सीबीएसई, होंगे सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है कहाँ। तो बेचारे टाई वाई लगाए, सब बाकायदे गए स्कूल। तो हमने पूछा, फिर बातचीत किया, तो समस्या क्या है जानते हैं, स्कूल तो खुल गए, वहाँ अच्छा टीचर रुकना नहीं चाहता। क्यों नहीं रुकना चाहता? उसके भी बच्चे होंगे, नहीं पैसे तो हैं, उनके भी बच्चे होंगे। वो वहाँ ऐसा स्कूल नहीं जो उनके बच्चे पढ़ पाए, तो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं। अब वहाँ दिक्कत क्या हुई, फिर मैंने कहा, हम कहे यार, तो आप लोग तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो अंग्रेजी के रह जाओगे ना हिंदी के रह पाओगे। हम्म, भाई हिंदी मीडियम पढ़ लेते तो अच्छे टीचर मिल जाते हैं आपको, बढ़िया काम चल जाता। आपने ऐसा कर लिया, यहाँ टीचर ही नहीं है। क्योंकि छोटे शहर में या गांव में टीचर नहीं रहना चाहता, सब चाहते कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़े। आप सोल्यूशन क्या है इसका? मतलब ये जो आपने बात बोली है ना, ये बहुत कॉमन है, बड़े हाँ, मैक्सिमम गाँव में, हाँ रूरल ये में ये दिक्कत है। हाँ, सोल्यूशन क्या है सर आपके? सोल्यूशन क्या है कि भाई देखो, वहां पे फिर गवर्नमेंट को टेक केयर करना पड़ेगा। सोल्यूशन यही है, गवर्नमेंट को घुमा फिरा के फिर गवर्नमेंट है। नहीं नहीं भाई, गौर कौन करेगा, मैं किसको कह दूं? अच्छा मान लिया कि सरकार से ना कहूं तो मैं क्या कहूं कि शुक्ला सर करेंगे या हरप्रीत जी करेंगे? ऐसा तो है नहीं, किसी तो कहना पड़ेगा ना, उसी के पास रिसोर्सेज हैं, उसी को करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो हम तो करेंगे नहीं, सरकार ही करेगी। तो सरकार से ही निवेदन करेंगे, भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। और ये गांव स्तर से शुरू होगा तब हो पाएगा, नीचे से, जड़ से। नीचे से, हाँ नीचे शुरू होगा तब हो पाए, तब बढ़िया हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अरे भाई एक समय था, आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह जो पढ़ता था आईएएस पीसीएस हो जाता था, अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम खत्म हो गया, अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। नहीं तो जो जिस बच्चे का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था, एएन झा हॉस्टल मिल जाता था या कोई हॉस्टल मिल जाता था, तो कहते थे हमारा बच्चा सिविल सर्विसेज कर लेगा। लेकिन अब नहीं रह गया। आईआईटी के पीछे क्यों लोग पड़े रहते हैं बताइए, एनआईटी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए पड़े रहते हैं ना कि वहां बच्चा हो जाएगा तो उसका कैरियर सेव हो जाएगा। अब यहाँ सीटें कितनी हैं जो सब पढ़ लेंगे? सब तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब हर व्यक्ति जो बॉम्बे में रह लेता है, वो बरेली में उसका रहने का मन नहीं कहता है, परफेक्ट है, ठीक है ना। और जो बरेली में रहेगा उसको नवाबगंज रहने का मन नहीं गाँव कहेगा। नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ किया जाए कि नवाबगंज भी बॉम्बे बरेली हो जाए, ऐसा हो तब तो जाके ये इसका सोल्यूशन मिल सकता है। अदरवाइज ऐसे ऐसे लोग हमसे पूछेंगे, हम ऐसे जवाब देंगे, ऐसे चलता रहेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। शुरुआत तो शुरू से करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आपकी बात पे आता हूँ मैं। हाँ
हम देखते हैं कि टॉप इंजीनियर्स जो हैं वो अपना स्टार्टअप करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, पेटीएम हो, वो अपना उन्होंने स्टार्टअप किया। अब उनकी सेम क्लासरूम्स के बाकी बच्चे हैं, वो बेचारे जॉब से भी परेशान हो रहे हैं। सही बात है। अब इसका क्या फर्क? मैं बताऊं, मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल दे रहा हूं। होता क्या है ना कि सबका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता है, हम्म, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अभी हम आज कल कल मैंने देखा, हमारे अपने बच्चे के इंस्टाग्राम देखा, तो मैं उसमें कुछ ऐसे लिखा, मैं देख के हंसने लगा। हम कह अरे अभी शुरू कर दिया। तो उसमें उसमें लिखा है कि आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करिए, जेई की टिप्स लीजिए, उसके आपको यू हैव टू पे 49 रुपीज। ठीक। और उसके बाद और है कि आधा घंटा मुझसे आप समझिए जेई दीजिए तो आपको 499 लेना है। ठीक। अब अगर मैं होता वहां पे, मैं होता वहीं आईआईटी में होता उसके साथ, तो मैं कह देता ऐसा, भाई तुम मेरे पास आओ, तुम्हें नाश्ता भी कराऊंगा, समझा दूंगा, चले जाओ। ये माइंडसेट हुआ। हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बच्चा सक्सेस हो गया तो दूसरा भी बच्चा उसी लाइन में सक्सेस हो जाएगा। माइंडसेट का खेल है, किसका किस तरह का ओरिएंटेशन है, कैसा करना चाहता है। मैंने अपनी बात बताई, अगर मुझे करना होता, जैसे आप हरप्रीत जी, मैं आप बुलाता हरप्रीत जी मेरे घर आना, मैं आपको सब समझा दूंगा, और अपने धर्म पत्नी से कहता बढ़िया भोजन कराओ, चाय पानी कराओ और फिर जाएं। उसका माइंडसेट अलग है ना। अगर हमारे पास कुछ है तो मैं दूंगा तो उसका पैसा दो। पैसा लूंगा। मेरा माइंडसेट नहीं है। मेरा ये कि भाई चलो ठीक, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। अलग अलग माइंडसेट है। अच्छा, एक सर आप अभी नरेशन देख रहे होगे, आजकल बहुत नरेटिव चल रहा है एक कि इंजीनियरिंग का फ्यूचर बड़ा डार्क चल रहा है ना? क्या हाँ। कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप याद करिए, जब एक बार जब कंप्यूटर आने वाला था तो राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो सब कहीं बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत विरोध हुआ। बहुत सारी बैंकों ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया था। बहुत नहीं एक्सेप्ट किया था। और जो उस समय जो अपोजिशन पार्टी थी वो बैलगाड़ी से बैठ करके संसद भवन तक गए, बहुत विरोध बहुत हुआ, कुछ हुआ था। बहुत कुछ हुआ। फिर एक बार आया कि ये 2K नहीं लिख पाएंगे तो फिर भी बहुत दिक्कत होगी, सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। जिससे पूछे एआई नहीं, एआई सब खराब कर देगा, एआई सब खराब है। ये नरेटिव है, ऐसा नहीं है। एआई नहीं खराब करेगा, सिर्फ क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, अभी भी डेवलपर रहिए, लेकिन एआई प्रॉम्प्ट सीख गए हैं तो वही काम आप जल्दी स्मार्टली कर लेंगे। इंडस्ट्री नहीं चेंज होगी, चाहे जितना वो लोग बात करें, नहीं चेंज होगी, रिक्वायरमेंट नहीं चेंज होगी, सब चलता रहेगा। बस उसका तरीका चेंज, शिफ्ट हो रहा है बस। आप किसी से पूछिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है या एमएनसी में कहीं पे है, तो वो अपने करियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर चार चार बाद अपना सारा पीओट चेंज कर देता है, फील्ड चेंज कर देता है, चार चार पांच बार देता है। तो आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेज शिफ्ट हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बदलाव हो रहा है, तो वो उसे अडाप्ट करना होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बेरोजगारी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं जा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है सर, जो ऐसा देखिए, कहने के लिए तो आ, भारत देश हमारा स्वतंत्र है, कोई भी नैरेटिव सोशल मीडिया में कुछ भी चल जाता है। आप देखिए अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया तो उसका नैरेटिव चल रहा था। अच्छा, उससे लोग ओपिनियन बना लेते हैं। तो आप एआई और ऑटोमेशन और इन सबको प्रॉब्लम नहीं मानते, थ्रेट नहीं मानते, नहीं नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी है? बस हाँ, अपॉर्चुनिटी चेंज हो जाएगा। रोबोटिक्स, जैसे हमने अभी हमारे एक रिश्तेदार, उनका ऑपरेशन हुआ, मैंने पूछा कैसे ऑपरेशन हुआ, उन घुटनों का हुआ, कहीं रोबोट के द्वारा ऑपरेशन हुआ, बढ़िया सक्सेसफुल रहा। आपको सिर्फ जॉब का नेचर बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। कोई अगर स्टूडेंट आज इंजीनियरिंग चूज करना चाहता है, क्या डायरेक्शन सेट करना चाहिए उसे आपके अकॉर्डिंग? उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका क्या इंटरेस्ट है, पहले बात कर लेंगे, फिर बता देंगे। कोई भी डायरेक्शन ले ले, हर चीज का स्कोप है। आपके ऊपर है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। सिविल का स्कोप है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सीएस का तो है ही है, सब सीएस के पीछे भागते हैं। आजकल जो सबसे जो अपॉर्चुनिटी अच्छी आने वाली है, जो मैं समझता हूँ, वो इन्वायरमेंटल स्टडीज का, इन्वायरमेंट की है। क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग सबको परेशान करेगी। इन्वायरमेंट पे बहुत बाहर बहुत काम हो रहा सभी है, लोग इस पे काम कर रहे हैं। सब काम बाहर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अब इंडिया में भी शुरू कर दिया है काम, अब इंडिया में शुरू कर दिया है। एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर अयस्तांशु वेदरत्नम, इस समय बुल्गारिया में है।
तो उन्होंने क्या किया, अपने लैब का उन्होंने ऐसे मटेरियल लगाया कि उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया, 3 आ गया। पूरे उनका पूरा पूरे सिटी में उनकी न्यूज रही। तो आजकल जो चैलेंजेज होगा ना, ये इन्वायरमेंट का चैलेंज होगा कि कैसे इन्वायरमेंट सही रहे। देखिए दिल्ली तो हमारी कैपिटल है, हाँ? बढ़िया सर, जा वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, अरे जाड़े के दिन सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब पढ़ते हैं ना, पराली जल गई तो क्या हो गया, एक्यूआई यहाँ पहुंच गया, एक्यूआई वहां पहुंच गया, कितनी दिक्कत होती है कैपिटल में। तो इन सब चैलेंजेस हमारे पास बहुत ज्यादा रहेंगे अब, तो उसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा स्कोप। सर अब तो लोग निकाल दिया, बीटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू कर दिया। हाँ, देखा मैंने। हाँ, बहुत अच्छी ब्रांच है, लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे इंडिया से जाते हैं यूएस, कनाडा, जर्मनी, है ना, इन सब कंट्रीज में, और वहाँ जाके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, इन सब कंपनीज में बढ़िया जॉब्स करते हैं। तो उनके पास वो कौन से ताले की चाबी है जो वो यूज़ कर लेते हैं और बाकी नहीं कर पाते? ऐसा वो कौन सा एडवांटेज है उनके पास? जो बाहर चले जाते हैं, देखिए पहला एडवांटेज है कि वहाँ जो जाते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो बट नेचुरल है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी और उनको वही काम करना पड़ता है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रोफेसर साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे मित्र हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था इन एब्सेंसिया, मतलब सीवी भेज दिया गया था वाइस चांसलर को, बिना इंटरव्यू दिन बिना आए उनका अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आ गए, ऐसे हंसी मजाक के, मेरे पिताजी कह रहे थे इसलिए आ गए। उनके कैसा चल रहा है, कहें जब से आए कैसा चल रहा है, बिजली का बिल जमा कर रहा हूँ, पानी का बिल जमा कर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, जो काम करना पड़ा वो कम कर रहा हूँ, बाकी ज्यादा कर रहा हूँ। पहले कहाँ थे वो? यूएसए में थे। तो ये थोड़ा दिक्कत तो रहती रहती है, वहाँ फोकस्ड ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा, और आपको मेंटली रिलैक्स रखते हैं। जैसे कई हैं हमारे स्टूडेंट भी गए, हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं, गए हैं वहाँ हैं, स्पेन में हैं, तो भी आएंगे सर। हाँ वो गए हैं। तो वो हमने उनसे पूछा क्या फ़र्क है, रिसर्चर हैं, कहते हैं सर वहाँ मेंटली आप इतना रिलैक्स रखते हैं ना कि कुछ नहीं, आप जाओ सिर्फ रिसर्च करो, चले आओ, बैठे रहो, बहुत रिलैक्स, प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं, मेंटली बहुत रिलैक्स रखते हैं। अब भारत देश में इतने डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे कि आपको जो है दिक्कत होगी। हाँ, सही बात। ये है डिफरेंस, ये है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो बच्चे जा रहे हैं मैं उनका रेशियो कम है। ये एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, आज ही बता रहा हूँ, आज मैं लेट हो गया आपके पास आने का और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हम कहे कि गलत बात है, मानस स्थल ही यहीं पे है, थोड़ी दूर पे है। मैं उनके यहाँ गया, आज तो ईद की छुट्टी है, पूरे देश भर में छुट्टी है, उनके यहाँ क्लास चल रही थी, कंप्लीट रेजिडेंशियल है, 285 बच्चे हैं, सब सिस्टम से चल रहा था, क्लास चल रही थी बाकायदे। हम कही देखो, मैं देख के खुश हम गया, सारे बच्चे पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में थे, स्टाफ वाले सब थे, क्योंकि वहाँ जो टीचर हैं ना, फैकल्टी टीचर हैं, सब कैंपस के अंदर रहते हैं। यहीं आप चेंज देख लीजिए, 2 ही कदम पे चेंज देखिए। लेकिन ये तो जो है एक हिसाब से वो भी है ना कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर भाई नहीं, किस लिए ऑब्जेक्शन करेगा, होली में क्यों? छुट्टी करते हुए। नहीं नहीं, वो होली भी अंदर बच्चे रहते हैं, जिसको जाना हो चले जाओ, ईद में भी जिसको जाना है चले जाओ। अब भारत देश है, ऑब्जेक्शन तो आप कोई भी काम करें इसमें ऑब्जेक्शन कर देंगे। आप हाथ जोड़ के मंदिर में चले जाओ, उसमें कह देंगे नहीं सीधा हाथ नहीं, टेढ़ा हाथ किए थे, ये ऑब्जेक्शन बहुत लोग करते रहेंगे। ऑब्जेक्शन तो करते रहेंगे। अरे भाई देखिए, ये तो आपको ईद मनाना है चले जाइए, होली मनानी चले जाइए, दीपावली मनाने चले जाइए। मैंने कहा ना मेरे बेटे को 1 दिन की होली की छुट्टी मिली, तो 1 दिन से तो आ ही नहीं पाएगा। तो ये जो रेजिडेंशियल रहते हैं ना, उनमें सब में फर्क तो रहता है। अच्छा, बच्चे का मैं हैंडल करने में आपको दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। अब इसके उल्टा मैं बता दूं, अभी एक गांव में गया था, मैं स्कूल में गया था, तो वहां 4 या 5 अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। स्कूल वगैरह तो बढ़िया सरकार ने करा दिया, पेंट उंट हो गया था। तो मैं, कुछ बच्चे बैठे थे, कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो मैं सोच रहा था भैया इस तरह से पढ़ने से आगे जाके क्या करेंगे, मैं वहां बैठ के सोच रहा था। अब हमसे कोई कहे कि इसका सोल्यूशन दे दो, तो हम मान लो सोल्यूशन दे ही दें तो कितने दिन चलेगा वो।
बच्चे बैठे थे, तो मैंने उन टीचर्स पूछा, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो कहे नहीं नहीं, ये पढ़ते नहीं है, घर से चले आए, बैठे रहते को चले जाते। हम कहे यार, तो ये तो दिक्कत है। अपने यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हाँ, ज़्यादा लोगों को चलाना भी तो बड़ा बहुत मुश्किल है। कठिन काम है। एक मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं, तो बात हुई उनसे ऐसे ही कि भाई इंडिया जो है, हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, सिविल सेंस नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उन्हें लास्ट में मेरे को बोलते हैं, भाई देख, इतनी पॉपुलेशन को हाँ सही बात। देश चल रहा है, यही बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ, सारे दिक्कत- सॉल्यूशन उसके एक ही हैं कि चल रहा है, यही बहुत बड़ा है। बाकी अपनी अपनी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है तो सब सही हो जाएगा, कोई बड़ी आप चीज़ इस बरेली के देखिए, मैं बरेली में 99 से हूँ, बरेली का 99 का आप देख लीजिए और आपका देख लीजिए, सड़क चौड़ी हो गई, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हो गया, भीड़ पता नहीं कहाँ ज्यादा बढ़ गई। मैं सेट इन्वर्टर से आता था, सैटेलाइट से घर संसदीय विस्तार तक ब्रेक नहीं लगाना पड़ता था। अब सोचना पड़ता है कैसे घर पहुंच जाऊं, जबकि सड़क चौड़ी हो गई, सड़क बढ़िया बन गई। और 6 बजे के बाद हमें तो नहीं लगता है कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ कोई शाम को रात 7-8 बजे जाता था। पहले 99 2000 में नहीं जाता था। है। आज जंगल जंगल सा था। जंगल जंगल था। अब देखिए क्राउड इतना ज्यादा है कि इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्राउड है हर जगह। लेकिन ऐसा नहीं, इच्छा शक्ति होगी सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यही इंस्पिरेशन चाहिए सर। हाँ, इच्छा शक्ति सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, समय लगेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और सर चीज़ है कि बच्चे आजकल ना स्टडी अब्रॉड को बहुत देखते हैं। हम्म। ये एक्चुअल नीड है या फिर ट्रेंड है? नहीं, जरूरत है। हम्म, जैसे किसी से पूछिए, किसी माँ बाप से पूछिए, बच्चा कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा निकलना चाहिए। तो बहुत अच्छे निकलने के लिए जब आप सोचते हैं, अगर कोई पूछे आप भाई विश्व में सबसे विश्वविद्यालय अच्छे कौन हैं, तो आदमी नाम लेगा एमआईटी। एमआईटी कहाँ है? यूएसए में। सही बात। नाम क्या लेगा? स्टैनफोर्ड लेगा, नहीं लेगा? हर हर एमआईटी क्यों नाम ले? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिट्स वहीं पढ़ाते पढ़े, हैं, सही। एमआईटी में पढ़ाते हैं। इसलिए हर बच्चा, हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा जाके बाहर पढ़े, जिससे उसको अच्छी नॉलेज हो। ये तो चाहता है ना। तो ये तो सबकी इच्छा रहती है। और हम तो कहते हैं जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, आपको एक्सपोजर मिलेगा, तभी फिर आप वापस जाके, आओ। हाँ, आप वहां जाएंगे तभी तो लेके आएंगे, यहाँ बताएंगे, इंडिया में बताएंगे भाई हमें ऐसे करना चाहिए। उसके बिना कहाँ हम कल्याण है। जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, और जिसको अपॉर्चुनिटी मिले उसे जाना चाहिए। तो ये ट्रेंड नहीं, ये नीड है। नीड है, ट्रेंड नहीं, नीड है। आपके अकॉर्डिंग सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम्म। ओवरसीज एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ये आपने थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है, और जवाब तो है मेरे पास इसका। बताइए। ऐसा नहीं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण से आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम्म, हमने बुक लिखी, तो पहली बुक मेरी 2004 में पब्लिश हुई। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट बुक 2016 में पब्लिश हुई, 2016 में पब्लिश, 11 बुक मैंने लिखा मैथमेटिक्स की। तो जो बुक, जब बुक में लिख रहा था तो मेरे दिमाग में था इस बुक से रॉयल्टी आएगी और मैं घर बनवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव नहीं था बुक बहुत अच्छी हो जाए, लोगों को भला हो जाए। वहां क्या है, फॉरेन ऑथर के हम हमारे यहाँ एमएससी में सारे फॉरेन ऑथर मैंने पढ़ा। मैं यहाँ इन्वर्टिस फॉरेन ऑथर रेफर करता हूँ, अपनी बुक नहीं रेफर करता हूँ। क्यों? उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों? उनको एसी बंगला घर नहीं खरीदना इस बुक के रॉयल्टी से, उनके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट सब पूरी है। उनको रिलैक्स होकर के रिसर्च करके तब बुक लिखनी है। हम जल्दी में हैं, हमें कार खरीदनी है, हमें घर बनवाने से रॉयल्टी है, तो क्वालिटी कहां से आई? मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी और की बात नहीं बता रहा हूं। तो क्वालिटी कहां से आएगी? इसलिए सारे लोग फॉरेन ऑथर बुक फॉलो करते हैं। यही वहां पे डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। अदरवाइज कोई जरूरत ना पड़े। क्वालिटी है वहाँ पे। क्वालिटी, अनडाउटली क्वालिटी है उसमें। तो आप देख लें, ये आपके वो क्यूएस थॉमसन की रैंकिंग निकलती है। अभी आज भी पेपर मैंने पढ़ा है कि हमारे इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन 100 में नहीं है। 126वें नंबर पे आती है आईआईटी बॉम्बे। हाँ, 100 पे तो नहीं है ना। 126 से स्टार्ट होता है। हाँ, बहुत सारी रैंकिंग है उसमें, अलग अलग रैंक है। तो ये तो दिक्कत है इसमें। तो उसके बेसिक मैंने रीजन बताया ना, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि इससे ये फायदा मिलेगा,
हमारा ही ये काम चलेगा। वहां ऐसा नहीं, वहां मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी है, दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दे रही है। वो सुकून से अपना काम, रिसर्च का काम कर रहे हैं, किताब का काम कर रहे हैं, रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, सुकून से काम कर रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस तो फिर डिफरेंस है, उसके हमारी मजबूरी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, मजबूरी हो सकती है। हाँ, अगर हमें भी गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज दे, हमें गवर्नमेंट जो है हमारा एक जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसका मिले, तो शायद हम भी शायद ये सब ना सोचें, हाँ, क्वालिटी पे काम करें। हाँ, क्वालिटी पे काम करे। लेकिन अब तो हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना, अब तो अगर गवर्नमेंट, हमें तो लगता है तो गवर्नमेंट दे देना तो आदमी लेट के और सोते हुए मोबाइल ही चलाता रहेगा, कोई काम ही नहीं करेगा। रीले बनाएगा। हाँ, रील बनाएंगे दिन भर। ये माइंडसेट है, ये तो ठीक है सर, अब आते हैं इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी पे। आइए। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को क्या अलग बनाता है बाकी सबसे? बाकी सबसे क्या अलग बताता है? देखो, मैं बताऊं, मैं तो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से 99 से जुड़ा हुआ, जब ये सिटी ऑफिस में था। जब ये यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, नहीं नहीं, छोटा, तेरा आई 83 गेस स्टूडेंट, 2010 में बनी दो है। 2010 83 स्टूडेंट थे। तो टेरिस पे ऑफिस हुआ करता था महापौर साहब का, जो इस समय वहाँ के चांसलर भी हैं, महापौर भी हैं। टेरिस पे ऑफिस हुआ करता था, तो ये ऊपर बुलाते थे, कहते शुक्ला जी देखिए ये लेआउट लाया हूँ, इसको यूनिवर्सिटी बनाना है। तब 99 में इनका विजन इतना तेज था, 99 में तब। तो मुझे तो, मैं जबकि प्रोफेसर था, मुझे तो आइडिया नहीं थी यूनिवर्सिटी कैसे बनती है। हम कहे सर यूनिवर्सिटी बनाना है, क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा था, तो हाँ यूनिवर्सिटी बनाना है। तो उनका विजन तब से बहुत तेज था। आपको लगता था कि ये सच है या फिर तब डाउट था आपको भी? मुझे इतनी समझदारी नहीं थी कि ये क्या होगा। तो हम कहते हाँ सर बनेगी, कोई बात नहीं। एक इनके गुरुजी थे डॉक्टर भगवती प्रसाद, एकेडमिशियन थे, बहुत बड़े एकेडमिशियन देश के थे, धारवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो गाइड करते थे, और माननीय महापौर जी उसको साक्षरता फॉलो करते थे। वो बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, और मुझे याद है उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि किताब लिखिए। उनकी इनकम टैक्स की बुक चलती थी, एशिया में 28 साल चली, 28 ईयर्स। बहुत लीडिंग प्रोफेसर थे, बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने बहुत सिखाया, उन्हीं से सर बहुत सीखे, बहुत सीखे। है अभी वो? नहीं नहीं, वो तो ही पास्ट है, वो तो गुजर चुके हैं, है नहीं, लेकिन ही वॉज ग्रेट स्कॉलर। दूसरा क्या खासियत थी, इंटरव्यू जो बोर्ड होता था, जो फैकल्टी का इंटरव्यू होता था, बाहर से प्रोफेसर आते थे, और जो प्रोफेसर जिसका सिलेक्शन कर देते तो उसी का सिलेक्शन होता, तो कोई कितना सोर्स लगा ले सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आज की भी डेट में जो हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है, आज की डेट में एक भी कैंडिडेट मुझे याद नहीं है जो चांसेस सर कहते हैं कि मेरे रिकमेंडेशन से कर लो। जो पैनल डिसाइड करता है उसी का अपॉइंटमेंट होता है, चाहे जिसके कोई खास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पैनल इंटरव्यू पैनल डिसाइड कर देता है उसी की नौकरी लगती है, आज की भी डेट में ये है, और पहले भी था। दूसरा, वो क्या करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने में डरते नहीं है, तुरंत डिसीजन लेते हैं, विजनरी हैं, तुरंत हिम्मत से तुरंत खड़ाक से ले लिया। आप हमारे यहाँ आइए, आप कभी मौका मिले तो आप दिखाते हैं आपको। इंडस्ट्री इनसाइट कैंपस है हमारे यहाँ, रोबोट है हमारे यहाँ, 3D प्रिंटर है हमारे यहाँ, CNC है, बच्चों को सिखाने के लिए। एक होता है कि आप सिलेबस चेंज करो, इंडस्ट्री के अनुसार करो, हम उससे आगे चले आए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किया। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से भी आगे आ गए, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग है। प्रोजेक्ट आपने दे दिया, प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट जो बनाए से प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, आप ये बनाइए, तब तो मार्केट में जाएंगे, तभी तो आप सीखेंगे। अभी हमारे यहाँ DRDO से शायद 1 या सवा करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें जो गाड़ियों का लग होता है ना, लग होता है, हुक टाइप का होता है, उसको बनाने की, उस पर काम हो रहा है। बच्चे सीख रहे हैं, रियल टाइम में ट्रेनिंग हो रही है। तो ये विजन होना चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर हमारा विजिट करिए, जबरदस्त बनाया है, और बच्चों के लिए बनाया, बच्चे बैठ के वहां काम कर रहे हैं, बच्चे वहां सीख रहे हैं। आपने बताया स्टार्टिंग में 48 बच्चे, 83 बच्चे थे शुरू में। हाँ, 83 बच्चे थे। आज 2026 है, क्या स्टूडेंट्स हैं सर? आज लगभग 13,000 बच्चे, 13,000 बच्चे, 13,000 बच्चे, लगभग 12,800 कुछ ऐसे कुछ करके हैं बच्चे आज ऑल टुगेदर। बहुत मेहनती हैं। आप बताओ, उनको इस फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी है, ठंड है, कैसे है, रात में 1 बजे है तब भी जिम चले गए, चाहे थकान तो में जानते नहीं। और यही हाल था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर भगवती प्रसाद का।
वो उनको न नींद आती थी, न थकान लगती थी। दिल्ली से आते थे तो हम लोग बहुत डरते थे, कि यार डॉक्टर साहब आ गए, अभी मीटिंग लेंगे, हालत खराब कर देंगे। हम सब सोचते थे भगवान थके हूँ तो आराम करें। ये तुरंत आओ भाई चलो आओ। हम कहे 250 किलोमीटर, तब तो सड़क सही नहीं थी इतनी, 250 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, इनको थकान नहीं लगी, 1.5 कुंटल इनका वजन है सर का, इनको थकान नहीं लगती है। बैठ के तुरंत मीटिंग लेना शुरू, तुरंत कोई उसमें वो नहीं। तो ये सबसे अलग बनाती है। और वो ये कहते हैं कि आप जो जैसे कोई काम करो, बढ़िया काम करो, उसमें कोई कंजूसी ना करो। पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, इंडिया के कोने-कोने से प्रोफ़ेसर यहाँ पे थे। अभी भी हैं, अभी भी हैं। जगह से जैसे हमारे साउथ इंडिया से हैं। तो वो कहते थे कि भई देखो, देश के हर कोने से प्रोफ़ेसर होना चाहिए, जिससे डाइवर्सिटी होगी। आप यहाँ लोकल के ज़्यादा रख लोगे तो उसके रिश्तेदार होंगे, इसको मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे अलग बनाता है। आई गेस इन्वर्टिस के पहले कई सारे स्कूल थे जो मतलब वहाँ का वहीं है और इन्वर्टिस ग्रो करा है, जहाँ मुझे हाँ, एग्जैक्टली नहीं हाँ, पता, हाँ, बट हाँ, हाँ। नहीं, सही कह रहे हैं आप। इन्वर्टिस तो 2005 में इंजीनियरिंग आया। उससे पहले बहुत थे। हाँ, मैं एसआरएमएस था और सारे कॉलेजेस थे, लेकिन इन्वर्टिस 2010 में यूनिवर्सिटी बन गया। और अभी तो बहुत आगे जाएगा। आप 5 साल में आप देखिएगा इन्वर्टिस। और ये बरेली के लिए धरोहर होगी, बरेली के लिए एसेट होगा इन्वर्टिस विश्वविद्यालय। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ नौकरी कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा है, आप आगे देख आप लीजिए। फील कर रहे हो? आप मैं तो 99 से हूँ, मैं एक चीज जानता हूँ, फील कर रहा हूँ। आप डिजिटल लाइब्रेरी आके देख लीजिए, किसी चीज में कोई कंप्रोमाइज करते नहीं, जो हो बेस्ट हो। एक बच्चा सर कंफ्यूज है, हम्म एक लाइन में बताइएगा कि उसे इन्वर्टिस क्यों चूज करनी है, उसे इन्वर्टिस क्यों चूज करनी चाहिए? उसे इन्वर्टिस इसलिए चूज करना चाहिए, हमारे यहाँ बाहर से 28 ट्रेनर इंडस्ट्रीज पढ़ा रहे हैं, जो कहीं मिलेंगे नहीं रियल टाइम में। और हमारे पास इन्फिनिटी के जो है ट्रेनर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, उसके सीईओ भावना जुनेजा जी हैं। इंग्लिश भी उनको सिखा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, इंडस्ट्री में कैसे जाना है, क्या करना चाहिए वो भी सिखा रहे हैं। बाकी एकेडमिशियन तो हैं। उसके बाद उनको हर 15 दिन में एक मोरल सेशन दिया जाता है कि कैसे मिसिंग ना हो, उसे कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा वैदिक काल के था, जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उसको ही बता रहे हैं कि कैसे भारत देश में था, क्या करना चाहिए था। तुलसीदास तो कहीं से पढ़े नहीं थे, उनके सर्टिफिकेट नहीं था। कबीर तो कहीं से पढ़े नहीं थे, उनके सर्टिफिकेट नहीं थे। जो लिख गए वो लोग लिख गए, कैसे लिख गए, अगर उनको ही पढ़ लें तब भी कल्याण हो जाए। अभी मैं वहां गया था तो वहां लिखा था कि रघुकुल, वहां पे गया था, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम जो है थोड़े दिन के लिए गए थे गुरु वशिष्ठ के पास, थोड़े दिन के लिए, लेकिन पूरी शिक्षा पा गए। तो हम हर तरह की चीज उनको बताते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे आपको चाहिए, कैसा एक्सपोजर चाहिए, आप हमारे पास आइए। आज की सॉफ्ट स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसिटी है, वो भी बताते हैं, हमारे पास आइए। एकेडमिशियन है ही हैं। और फिर हम ये भी बताते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या था, इंडिया में क्या था, वो भी बता रहे हैं। ये सबसे लकराती आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं सिस्टम में, और हमारे 2 बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूं जहां से पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ के निकल आए, मैं देख रहा हूं, ये डिफरेंस है। ठीक है सर, अगर आपको अथॉरिटी मिले कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टॉप 3 चेंजेस आप कर सकते हो, क्या करोगे? ये तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। हमें भी बता दीजिए। पहला चेंज मैं ये करूंगा कि जितने छोटे छोटे स्कूल हैं वहां जाके बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाएं, बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाएं। दूसरा चेंज करूंगा कि अगर ये पढ़ने लायक ना हो तो इनको पास ना करो, आगे ना बढ़े, इनको पास ही ना करो, भले हमारा वो गड़बड़ा जाए कि हमारे यहाँ लिटरेसी कम है, इनको ना आगे बढ़ो। तीसरा ये करूंगा, जो आगे नहीं बढ़ पाए उनको क्या करें, तो उसका करेक्टराइजेशन कर देंगे, जो जिस लायक उसको उस तरह की सुविधा देकर उसको वहां आगे बढ़ा देंगे। स्किल्स पे काम करो। स्किल पे काम करो, ऐसा नहीं सबको एक साथ डाल दिया आपने। क्या स्किल बेस जो लर्निंग है वो कंपलसरी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
गुड क्वेश्चन। स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन स्किल बेस इतना नहीं होता कि विद्वता खत्म हो जाए। दोनों में डिफरेंस है। स्किल होना चाहिए, लेकिन विद्वान भी होना चाहिए। होना चाहिए स्किल, स्किल नहीं, विद्वता के साथ स्किल आ जाएगी, वो होना चाहिए, उसको फाइन ट्यून करना चाहिए, लेकिन विद्वान भी होना चाहिए। विद्वता कौन, स्किल कौन सिखाएगा? जो इंडस्ट्री का ट्रेनर है वो सिखाएगा। विद्वता कौन सिखाएगा, पढ़ाएगा कौन? कौन बताएगा भारत देश में ऐसा होना चाहिए? कौन बताएगा माता पिता की इज्जत करना चाहिए? कौन बताएगा? ये प्रोफेसर बताएगा। ये कौन बताएगा राजा हरिश्चंद्र कौन थे? ये प्रोफेसर बताएगा। ये कौन बताएगा कि जब भगवान राम गए, चित्रकूट पहुंच गए, तो भरत ने कैसे खड़ाऊं लेकर के पूजा करके किया? ये प्रोफेसर बताएगा, प्रोफेसर की जिम्मेदारी है। आपका सब आंसर सबसे अलग है। मैं ज़्यादातर लोगों से जब ये पूछता हूँ कि क्या स्किल बेस होना चाहिए, तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है कि हाँ, स्किल बेस ही होना चाहिए। बट स्किल बेस शायद आपको एक अच्छा इंसान बनाने में थोड़ी सी जो है हाँ, कमी मेरा मेरा देखिए, जैसे मैं बताऊं, मैं एक पिता हूं, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बच्चे कैसा चाहते हो, तो मैं कहूँ बच्चे बहुत अच्छा चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये चाहता हूँ कि बच्चे इस समाज के काम आए, सेल्फिश ना हो। बच्चे हमारी सेवा भी करें, समाज की भी सेवा करें, समाज के दुख सुख को समझें। ये तो प्रोफेसर ही बताएगा ना, ये मिस्त्री नहीं बताएगा, ये प्रोफेसर विद्वान बताएगा, सही बात। ये मिस्त्री नहीं बता सकता। जैसे हमें पढ़ाया गया, हमारे मुझे आज भी याद है, कामाक्षा जी इस दुनिया में नहीं रहे, हिंदी पढ़ाते थे कामाक्षा जी। तो उन्होंने, वो क्या करते थे, चेयर पे आ जाते थे, क्लास लेकर के बैठते थे। तो उन्होंने एक एक दिन कविता पढ़ाना शुरू किया, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो कविता थी कि दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत करी हो मन रत करी हो पंच तत्व बराती, और राम देव मोरे संग भामर जुमिय मैं जो बन मैं माती। ये तो प्रोफेसर ही बताएगा ना। इसका थोड़ा अनुवाद भी बता दीजिए ना, हमें भी समझ में दुल्हन नहीं मन, दुल्हन का मतलब होता है सौभाग्यवती स्त्री। सौभाग्यवती स्त्री का मतलब है जो शादीशुदा स्त्री होती है, मांग में सिंदूर लगाती है, तब का कॉन्सेप्ट। आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं बता रहा हूं। वो कहते हैं कि ए दुल्हन, ए सौभाग्यवती स्त्रियां, मांगलिक चार गीत का गुणगान करो। हम्म, अब मांगलिक चार गीत क्या होता है? हम्म, मंगल तो सबको पता है, हम्म, सबका कल्याण हो। मांगलिक चार गीत का गुणगान, दुल्हन गाऊं मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। क्योंकि आज हमारे घर राजा राम, भरतार का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। अंग्रेजी में उसे हस्बैंड कह देते हैं, हिंदी में पति कह देते हैं। भरणहार। हाँ, भरण भरण पोषण करने वाला। आज मेरे घर राजा राम पधार रहे हैं। ऐ सौभाग्यवती स्त्रियां, मांगलिक चार गीत का गुणगान करो, और उनसे मेरी शादी होनी है। आजकल तो मुकदमा दायर कर देंगे, शादी होनी है क्योंकि मैं पूर्णतः जमा हो चुकी हूं, और मैं आज शादी करूंगी। ये है उसका मतलब। ये तो प्रोफेसर ही बताएगा। फिर उसके नीचे है कि काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में ब्यास, जल में नलनी तोर निवास। हम्म, एक पथिक जा रहा था, एक तालाब था, तालाब में कुमुदनियां होती, नलनी होती हैं। तो पथिक डायलॉग करता है उसे, अय नलिनिया, अय कुमुदनी, क्यों मुरझा गई हो? हम्म, कारण क्या है? सरोवर माने पानी, पानी में हो तुम, वो पानी में पैदा हुई, तुम्हारे डंठल में पानी है, फिर भी तुम मुरझा गई। कांव है तो कोंकासिन लाग, इसका मतलब तुमको किसी न किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत का मतलब यहां नहीं है एक लड़का लड़की से प्यार हो जाए। मोहब्बत का मतलब है परमात्मा, आत्मा परमात्मा से। ये तो प्रोफेसर बताएगा, ये मिस्त्री नहीं बताएगा, स्किल देने वाला नहीं बताएगा। हमें भारत देश में विद्वान भी होना चाहिए, राजा राम मोहन राय की तरह विचारक भी होना चाहिए, रसखान की तरह, रसखान की तरह भक्त भी होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी की तरह होना चाहिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की तरह होना चाहिए। तब देश का संपूर्ण विकास होगा। हम किसी की नकल करके विकास नहीं कर सकते हैं। हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है, पानी अलग होता है। हमारे जन कण कण में बसे हैं राम, क्यों कहा गया? इसलिए तो कहा गया है। तब हो सकता है। आप और विद्वान भी हैं यहाँ पे। हम्म? आप प्रोफेसर के साथ साथ विद्वान भी हैं।
अब मैं तो अपने आप को कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये विद्वता उसे कहते हैं जो बच्चों को अच्छी सीख दे सके, बच्चों को बता सके, उस सीख से उसके घर परिवार, पड़ोसी, समाज को राहत मिले, वो है संपूर्ण विकास। ऐसा मेरा मानना है। तो आप समय निकालते हो अपना ये इस सबको के लिए? पढ़ाते समय बताता हूँ बच्चों को। अच्छा। और क्या, देखिए ये क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो भगवान तो ऐसा नहीं करते कि भाई दाहिना पैर दे दे रहे हैं, बायां हाथ दे दे रहे हैं, बाद में 2 साल बाद देखेंगे। सब बराबर देते हैं ना। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए हर चीज उसी समय बताई जानी चाहिए कि देखो बच्चों, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ये चीजें जरूरी हैं, ये बहुत जरूरी है। ये हर हर प्रोफेसर को करना चाहिए। हर प्रोफेसर, क्या ये मशीन नहीं होना चाहिए? सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ पूछिए, आप पूछिए। मार्क्स या स्किल्स? हैं? मार्क्स या फिर स्किल्स? मार्क्स या स्किल? चूज करिए एक। हमें चूज करना है स्किल। स्किल्स क्यों सर? हैं? मार्क्स क्यों नहीं? देखिए, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, कभी कभी रट के भी नंबर आप ला लेते हैं। अभी जिसके पहले तो मैंने कहा था, उदाहरण दिया था, जब मेरा बेटा तैयारी करने के गया था, अगर मार्क्स ही सिस्टम होता तो आईएएस की सिविल सर्विस एग्जाम क्यों लेते हम? उसमें हमारी कमी है ना, तभी तो। वो 3 घंटे ये नहीं डिसाइड कर सकता, भले आपको हो सकता है 99% आ जाए, 3 घंटे आप दे दें एग्जाम, लेकिन 3 घंटे पर्याप्त नहीं है आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज करने के लिए। इसके लिए स्किल है। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज किस तरह के? बच्चों के लिए? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े या प्राइवेट कॉलेज में पढ़े बच्चा? अब कोई कहे कि भाई चलो जो है आ, फंसा दिया। ठीक है सर, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट, आप चूज ना करके अलग अलग एक्सप्लेन भी कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज? अब जैसे देखिए, अब जैसे गांव में कॉलेज है, वहां एक्सपोजर नहीं है, तो वहां आप गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा के क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपका आईआईटी में हो जा रहा है तो बच्चे ने तो आप प्राइवेट नहीं पढ़ाएंगे, आईआईटी में पढ़ाएंगे। बिल्कुल। हाँ। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए क्या? बच्चे, अगर आपने एज अ टीचर बताया ये चीज, अब मैं बच्चों के लिए पूछता हूँ कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज? जहां अच्छा एक्सपोजर मिले वहां ले ले, कोई जरूरत फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं प्राइवेट पड़ता। है अब कोई कहे बल्ली कहीं पढ़ लीजिए या किसी कहीं पढ़ लीजिए, तो आपको फिर दिक्कत होगी। जहां बढ़िया फैसिलिटी, जहां एक्सपोजर है, वहां आप ले लीजिए एडमिशन। इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई फर्क नहीं करता है। एआई जो है वो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट वोट कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। इंडिया या अब्रॉड, मतलब स्टडी के लिए इंडिया या अब्रॉड? देखिए, क्षमता पर डिपेंड करता है ना। अगर आपको भगवान ने दे रखा है तो अब्रॉड चले जाओ, नहीं भारत देश जिंदाबाद। सक्सेस जो है हाँ, वो लक या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। लक तभी साथ देगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है सर, फाइनल क्वेश्चन है मेरा भी हाँ पूछिए। कि एक स्टूडेंट है, कंफ्यूज है बेचारा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है अपने फ्यूचर को लेके, कोर्स को लेके, और आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको गाइड कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह का स्टूडेंट है, किस बैकग्राउंड का है? एक कैसा? 12th पास आउट स्टूडेंट है। नहीं, किस साइंस का है, आर्ट्स का है, किस स्ट्रीम का बच्चा है, कैसा? आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से हो तो मैं साइंस का मान लेता हूँ। मैं तो कहूँगा बीटेक करो, बीटेक करो, किसी भी ब्रांच से बीटेक करो, नौकरी मिल जाएगी। किसी भी ब्रांच से करो बीटेक, नौकरी, डिप्लोमा कर लो नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लो नौकरी मिल जाएगी, मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। लेकिन कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए मैं नहीं कहूँगा। बीटेक को लेके सर लोगों का थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव भी बदला है कि बीटेक बहुत कॉमन है और बीटेक बहुत लोग करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आजकल बच्चे देखते होंगे। नहीं, प्रोस्पेक्ट बदला है, ठीक है, लेकिन मैं फिर कहा ना आपको कि आप अगर अच्छी जगह से करेंगे तो आपको नौकरी पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। भाई आप जितना इनपुट देंगे उसी के अनुसार तो आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कहाँ मिलेगा। अगर आप किसी गांव से जाकर के, जहां कोई किसी को इंडस्ट्री नहीं पता, पढ़ाना नहीं आता, जाके बीटेक एमटेक कर लिया, तो आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं गांव खराब है, गांव में भी स्कूल होते हैं, लेकिन वहां इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, आईटी हब कहाँ है? बंगलोर में है,
पुणे में है, हैदराबाद में है। हैदराबाद। यहाँ क्यों है? यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ एक्सपोजर है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है कि इस इंडस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई रिमोट एरिया में जाना है, मान लीजिए मेरे गांव जाना है इंडस्ट्री के, कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। आप प्रतापगढ़ से हो सर, है ना? प्रतापगढ़ का हूँ, प्रतापगढ़ जिले का रहने एक वाला। सर वहाँ पे भी मतलब आप ही की बात से मुझे एकदम बात आ गई कि वहाँ पे एक्सपोजर क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं उधर के कुछ एरिया की अगर बात करूँ तो जो नहीं एक्सपोजर उनको है। देखिए आपसे मैंने क्या कहा, एक्सपोजर है वहाँ, मतलब प्रॉस्पेरिटी कम है, क्योंकि कैश मैंने नहीं सुना कभी कि सर वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री गई हो या फिर हाँ वो कुछ तो ऐसा। है, वो दिक्कत है। वहाँ कई चीजें हैं, एक चीज नहीं है। क्या मानते हो, क्या चीजें हैं? वहाँ का लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है, और फिर बट नेचुरल है, आपको पता है लैंड ऑर्डर इज बिगेस्ट इशू है, और क्लाइमेट भी है। पुणे में आईटी इंडस्ट्री क्यों आ गई? 12 महीना मौसम बहुत अच्छा रहता है। अब प्रतापगढ़ चला गया जून में तो आदमी पागल हो जाएगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो ये क्लाइमेट, बंगलोर का मौसम देखिए 12 महीना बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्लीजेंट रहता है। पुणे बहुत प्लीजेंट रहता है। तो आदमी इंडस्ट्री वहां लगाएगा ना जहाँ क्लाइमेट अच्छा रहेगा। इलाहाबाद को सर, जैसे इलाहाबाद सिटी जो है बहुत पहले से सुनता हुआ आ रहा हूँ। आपको बहुत क्या लगता है कि इलाहाबाद में जिस हिसाब से वहाँ पे पुराना नाम है उस अकॉर्डिंग वो अपने आप को डेवलप कर पाई है? नहीं, इलाहाबाद सिटी तो डेवलप है ही। वहां क्या है ना, वहां गंगा तीन तरफ से है, तो उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, उसके लिमिटेशन है, एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। और वहां जो मेन चार्म था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था, अब वो ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो सारी चीजें शिफ्ट हो गई। मतलब नहीं रहा, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड पहले था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, वो नहीं रहा अब। कारण कारण पॉलिटिक्स, वहां गिरावट आ गई। ये तो प्रकृति का नियम है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, और नहीं हो पाया। तो वहां पे अब जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है आदमी, दिल्ली जाता है, पहले इलाहाबाद में करता था, ये शिफ्ट हुआ है। ये पुराने बहुत सारे बड़े नाम है सर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बहुत बड़े नाम है। अरे इलाहाबाद का बहुत बड़ा नाम रहा भाई, बहुत बड़ा नाम रहा इलाहाबाद का। आज भी जो एक अगर मैं एनसी सक्सेना हुआ करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आज भी जो सिविल सर्विसेज को उन्होंने एग्जाम दिया था, मजाक दिया था, वो उस समय लेक्चरर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर मैथमेटिक्स किसी का नहीं आया पेपर में, आज भी एनसी सक्सेना। आपने मेरे को भी जो है हाँ वहाँ के बताया आइंस्टीन के बारे में भी। हाँ हाँ आइंस्टीन का उदाहरण है वहाँ सबसे, और इससे बिगेस्ट एग्जाम्पल है इनका फिराक गोरखपुरी का। हरपत सहाय श्रीवास्तव नाम था इनका, फिराक गोरखपुरी। और ये इंग्लिश के प्रोफेसर हुए, और फेमस किस में हुए? शेर शायरी में फेमस हुए, शेर शायरी में फेमस हुए। इलाहाबाद के थे। और इनका तो ये कहा करते थे कि हमसे ज्यादा इंग्लिश किसी को नहीं आती देश में। कहते एक मुझे आती है, और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आती थी, और आधा अंग्रेजी पंडित नेहरू को आती थी। कहते 2.5 लोग को आती थी। इलाहाबाद के थे। महादेवी वर्मा इलाहाबाद की थी। अरे भारत देश में तो बहुत बहुत से उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने थे, प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनकी धर्म पत्नी उनको खाना बनाती थी, नौकर नहीं बनाते थे, खाना बनाती थी। तो गेहूं पछोड़ने के लिए सूप आता है, सूप नहीं था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा अपने रिश्तेदार को कि एक सूप लेके दिल्ली में दे देती तो गेहूं पछोड़ लेते। ये भारत देश है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, अद्भुत लोग रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप पहुंचे, आपने समय दिया, बातों के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया भी, मजा आया आपसे बात करके। वो कहते हैं ना कि एक जो है प्रतापगढ़ की एक अपनी लैंग्वेज है और एक अपना अंदाज है, वो आज आपकी बातों से भी हमें दिखा। धन्यवाद, आपने टाइम दिया। धन्यवाद, आपने हमें पूछा, हम आए, बातचीत अच्छा लगा, और फिर कभी बुलाएंगे तो आप तो व्यस्तता रही। एक बार पूरा पॉडकास्ट प्रतापगढ़ पे करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया करेंगे। आपको भारत देश प्रतापगढ़ की मतलब पूरा मेरे रोम रोम में रचा बसा है। तो मैं पूरी बात क्योंकि मेरी एजुकेशन प्राइमरी सिस्टम से हुई है, तो मुझे सारा सिस्टम चेंज होते होते मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तो सारा देखा, मैं सारा बता सकता हूँ। थैंक यू कैसे पहले था, कैसे अब। थैंक यू, धन्यवाद। फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। श्योर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।